हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय एस आर शेखदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारत के जो भौतिक स्वरूप में सबसे बड़ा जो भौतिक स्वरूप था भारत प्रायद्वीपीय पठार, जिसके हमने दो खंडों में डिवाइडेशन करके उसका अध्ययन किया है, जिसमें पहला हमने देखा कि पहाड़ी क्षेत्र। अब हमारा जो दूसरा पार्टीशन है वो पठारी क्षेत्र होगा, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में जब हमने देखा है तो अरावली है, विंध्याचल है, उसके बाद में सतपुड़ा है, सतपुड़ा का राजपीपला है, महादेव है, मैकाल है। मैकाल में सबसे ऊंची चोटी थी धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई थी 1350 मीटर। दूसरी पंचमंडी, जिसकी 1117 मीटर ऊंचाई थी। इसके बाद में हमने देखा कि नीचे अजंता है। सतपुड़ा जो पर्वत है या जो पहाड़ी क्षेत्र है वो किस्म के सा एक ब्लॉक पर्वत है, जिसके उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। इनका अध्ययन होने के बाद में हमने पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की चर्चा की। पूर्वी घाट को हमने उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री की बात की। उत्तरी सह्याद्री में हमने देखा कि जो ताप्ती वहां से मालप्रभा नदी तक, और मध्य जो सह्याद्री है वो मालप्रभा से लेके नीलगिरी की पहाड़ियां तक या पालघाट दर्रे तक। उसके बाद में हमने नीचे देखा कि जो दक्षिण में कन्याकुमारी वहां तक कौन सा है, दक्षिणी सह्याद्री। नीलगिरी की जो पहाड़ी है वहां पे हमने देखा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो पहाड़ी है वो आपस में आके संयुक्त हो जाती है, और जो नीलगिरी है उसके पूर्व के अंदर जो तमिलनाडु है उसमें पालनी, शेवरो, जावदी जो पहाड़ियां हैं वह क्रम से पाई जाती है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में हमने देखा है कि दोदा बेटा ऊंचा देखा है, उसमें मान उसके बाद में जो अगस्ता मलाई है, अन्नामलाई है, इलायची है, कोडरमम है, इन पहाड़ियों का हमने क्रम देखा है कि दक्षिण के अंदर जो भी ये पहाड़ियां हैं इनमें सागवान के वृक्षों की हमने अधिकता भी देखी है। इसके बाद में अगला जो हमारा जो पार्ट स्टार है वो प्रायद्वीपीय जो पठार है, इनकी चर्चा करेंगे। जो पठार है इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, तो पठारी बाग है। पहाड़ी बाग की चर्चा हो गई। पठारी बाग में महत्वपूर्ण बात यह है, भारत के अंदर इस पठार का जो निर्माण हुआ है तो वह दरारी उद्भेदन से हुआ है। ज्वालामुखी का उद्भेदन दो प्रकार से होता है, तो नलिका उद्गार और एक होता है दरारी। नलिका जब उद्गार होता है वहां पे पर्वतों का निर्माण करती है, क्योंकि जब ये धरातल है यहाँ से अगर ज्वालामुखी का मुख यहाँ पे है, अगर ऊपर निकले तो अगर एक छिद्र के रूप में निकलेगी तो ऊपर किसका निर्माण करेगी, पर्वत का निर्माण करेगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो धरातल है इसमें जब ज्वालामुखी दरारों के रूप में निकल रही है तो एक किसका निर्माण करेगी, पठार का निर्माण करेगी। तो जो भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका जो निर्माण हुआ है वो वह दरारी उद्भेदन हुआ है ज्वालामुखी का, उससे इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी से निर्मित जो भी पठारी क्षेत्र है उसमें भारत का जो पठारी क्षेत्र है इसकी जो विशेषता है कि इसमें मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, तो इसमें जो मिट्टी है वो काली मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी जो है नदियों द्वारा समय के अनुसार पानी के साथ कटाव होकर अन्य जो आसपास के क्षेत्र है वहां पे बिछा दी गई, जिससे कि वहां की जो मृदा है उसकी विशेषता हो गई काली प्रकार की, यानी जो वहां की मिट्टी किस प्रकार की हो गई, काली प्रकार की मिट्टी हो गई। ये जो काली मिट्टी है इसकी विशेषता ये होती है कि जो काली मिट्टी है इसमें सर्वाधिक जो फसल है वह कपास के लिए क्या होती है, सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यानी काली मिट्टी के लिए, काली मिट्टी में अधिकतर कौन सी फसल की अच्छी पैदावार होती है, वो होती है कपास के लिए। काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास बोई जाती है, और जो भारत में जो उसका उद्भेदन हुआ है किसका, पठार का या प्रायद्वीपीय पठार का, तो ये हुआ है किससे, दरारी उद्भेदन के आधार। हमने ये भी देखा कि जो ये प्रायद्वीपीय जो पठार है इसका पूर्वी ढाल है वो नीचे झुका हुआ है, और इसी का जो पश्चिमी जो पहाड़ी क्षेत्र हमने देखे थे वह इसी का ऊपर उठा हुआ क्या है, एक बाग है। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें जो चट्टाने हैं वो बारीक मिहिन कणों वाली काली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि जो पठारी क्षेत्र है या प्रायद्वीपीय जो पठार है, इसमें जो पठार है इनको हर राज्य में अलग अलग नाम से पुकारा गया है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि भारत के अंदर किस राज्य में किस नाम से इस पठारी क्षेत्र को जाना जाता है। पहले एक पठार की बात करते हैं, राजस्थान की जो जोग्राफी पढ़ते हैं उसमें आता है मालवा का पठार। उत्तर के अंदर जो सर्वप्रथम पठार आएगा कौन सा, मालवा का पठार, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है इसके अंदर कौन सा पठार फैला हुआ है, मालवा का पठार। तो इसको डायग्राम के साथ में देखते हैं। ये मान लीजिए प्रायद्वीप पे जो भारत है इसका मैप है, यहां पर जो अपने गुजरात आ जाता है, यहां पर आ गया राजस्थान, इसका दक्षिणी भाग, और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है इनका क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये कौन सा पठार है, मालवा का पठार। ठीक है, ये जो मालवा का पठार है वो दक्षिणी राजस्थान में और मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसकी जो
विकास हुआ है वह जो किस प्रकार के किससे हुआ है, लावा से निर्मित है। कौन सा, मालवा का पठार लावा से निर्मित है। और इसमें जो मृदा हमने देखा कि जो पठारी क्षेत्र दरारी उद्भेदन हुआ है, ज्वालामुखी से हुआ, तो उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी। ठीक है, पहला पठार कौन सा होगा, मालवा का पठार, जो किसमें है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, उत्तरी मध्य प्रदेश में। फिर आता है बुंदेलखंड का पठार। मालवा का पठार। फिर यहां पे आएगा कौन सा, बुंदेलखंड का पठार। जो बुंदेलखंड का जो पठार है वो आएगा उत्तरी एमपी और दक्षिणी पूर्वी कौन सा, यूपी। जो बुंदेलखंड का जो पठार है वह उत्तरी तो कौन सा है, एमपी में, और दक्षिण पूर्वी किसमें है, यूपी के अंदर क्या है, स्थित है। इसकी जो चट्टाने हैं वह किस प्रकार की है, चट्टाने वह है नीस प्रकार की। नीस प्रकार की क्या इसमें चट्टाने पाई जाती है। और एक इसकी विशेषता है, जो सोपानी जो वेदिकाएं हैं, सोपानी जो वेदिकाएं वो भी कहां पे देखने को मिलती है, इस बुंदेलखंड के पठार के अंदर, जो दक्षिणी पूर्वी यूपी में और उत्तरी एमपी के अंदर स्थित है। फिर आता है बघेलखंड का पठार। ठीक है, पहला आ गया कौन सा, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और कौन सा आ गया, बघेलखंड का पठार। ये जो पठार है बघेलखंड का, ये आता है पूर्वी एमपी, पूर्वी एमपी और दक्षिणी पूर्वी कौन सा था, यूपी। और जो यहाँ पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जो सीमा है, ये सीमा भी बनाता है किस, छत्तीसगढ़ के साथ में, और उत्तर में यूपी और दक्षिण में एमपी और पूर्व के छत्तीसगढ़ की सीमा पे स्थित है कौन सा, बघेलखंड का जो पठार है वह स्थित है। इसमें जो चट्टानों की बात करते हैं तो किस प्रकार की है, बलुआ पत्थर की। चट्टाने किस प्रकार की है, बलुआ पत्थर की। और चूना पत्थर, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट प्रकार की चट्टाने कहां पाई जाती है, किसमें, बघेलखंड के पठार में। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और फिर आ गया बघेलखंड का पठार। अब बात करते हैं जो दक्कन का जो पठार है, इसकी चर्चा करें, दक्कन का पठार है वो कहां स्थित है। दक्कन का जो पठार है यह है पठारी क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है। दक्कन का जो पठार है वह जो दक्षिण जो पठारी क्षेत्र, इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र किसका आता है, दक्कन के पठार का आता है। यह जो है सबसे बड़ा पठारी खंड है। क्षेत्र की बात करें, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, कौन सा पठार है, दक्कन का लावा पठार। दक्कन का पठार। क्षेत्र की बात करते हैं, इधर तो है महाराष्ट्र, पश्चिमी आ जाता है कहां पे, एमपी में, और उत्तर दक्षिणी जो है गुजरात। इसका विस्तार कहां कहां पे, गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। और जो क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस बेसाल्ट लावा, क्रिटेशियस काल में जो बेसाल्टिक लावा है उससे इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है।
जो दरारी भेदन हुआ था क्रिटेशियस काल में, इसमें से जो गेब्रो जो आंतरिक लावा पाया जाता है उसका जो बाहरी रूप है कौन सा, बेसाल्टिक लावा, उससे क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ किसका, दक्कन टेप, सॉरी दक्कन के पठार का। इस दक्कन के पठार में जो मिट्टी है किस प्रकार की पाई जाती है, काली मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। इस काली मिट्टी की अगर गहराई की बात करें तो लगभग ये जो काली मिट्टी है वह 200 मीटर तक गहराई में पाई जाती है। कितनी गहराई इसकी, नीचे बात करें धरातल में 2000 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। जो पठारी भाग है इसका जो सबसे बड़ा जो खंड है वह कौन सा है, दक्कन का पठार, जो इसका क्षेत्र कितना है, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, और महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात के अंदर इसका विस्तार है। इसके बाद में हमने देखा है कि यहाँ पे जो इसकी जो लावा है वो किस समय का है, क्रिटेशियस काल के अंदर जो बेसाल्टिक लावा द्रव्योत्पादन से उससे बना है, और जो काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। और काली मिट्टी के साथ में इस काली मिट्टी में जो कृषि है वो सर्वाधिक की जाती है कपास की, इसलिए इस काली मिट्टी को कपाशी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। गहराई की बात करते हैं तो दक्कन के जो पठार में जो इसकी जो परत है काली मिट्टी की वो 2000 मीटर तक पाई जाती है। यहां तक की बात हुई हमारे किसी मालवा की, बुंदेलखंड, बघेलखंड, दक्कन का पठार, इसकी विशेषताएं हुई है। इसके बाद में जो अगले जो पठार है, मैसूर का पठार, अगला जो पठार आता है कौन सा, मैसूर का पठार। ये जो मैसूर का पठार है वो किस राज्य में था, कर्नाटक में, ठीक है। जो मैसूर का पठार है वो किस राज्य में आता है, कर्नाटक में आता है। इसका जो पूर्वी भाग है, इस जो मैसूर का पठार इसका पूर्वी भाग है वो तो मैदानों के रूप में है। तो मैसूर का पठार है, इसका जो पूर्वी भाग है वह तो किस रूप में, मैदानों के रूप में। जो पहाड़ी जो इसका पश्चिमी भाग है यह है पहाड़ी के रूप में, जिसका नाम है मलनाड, मलनाड के नाम से जाना जाता है। किसको, पश्चिमी भाग जो पहाड़ी जाता है उसको पहाड़ मलनाड के नाम से जाना जाता है। और मैसूर का जो पठार का जो पूर्वी भाग है वो मैदानों के रूप में स्थित है। अगले जो कुछ पठार है छोटे और तो उनका और अध्ययन करेंगे, इससे पहले इसको क्लोज कर देते हैं। अब जो अन्य पठार है इनकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला जो पठार है उसकी बात करते हैं, वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का पठार, ठीक है। तो मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, दक्कन का जो लावा पठार है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद में जो पठार आया हुआ है तमिलनाडु में, तमिलनाडु का पठार। फिर अगला है रायसीना का पठार। यह पठार है दक्षिणी आंध्र प्रदेश में। रायलसीना का जो पठार है वो कहां पे है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश में। अगला जो पठार आएगा वो पठार कौन सा है, तेलंगाना का पठार। ठीक है, तमिलनाडु में कौन सा पठार होगा, तमिलनाडु का पठार। रायलसीना का जो पठार है वो किसमें हो गया, आंध्र प्रदेश में। रायलसीमा, रायलसीमा का पठार कहां पे हो गया, दक्षिणी आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में तेलंगाना का पठार। जो अगला है दंडकारण्य, कौन सा है, दंडकारण्य। जो दंडकारण्य का जो पठार है, जो दंडकारण्य का जो पठार है वह है किस किस में फैला हुआ है, कर्नाटक, पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका पूरा नाम लिख देता हूं।
दंडकारण्य। ये जो पठार है वह तेलंगाना के उत्तर में, कर्नाटक, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अंदर फैला हुआ है। कौन सा पठार है ये? दंडकारण्य का पठार। ये जो पठार है ये तमिलनाडु का पठार, रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का जो पठार है इसके उत्तर में स्थित है। अगला जो पठार आ रहा है वह आ रहा है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा आ रहा है? छोटा नागपुर का पठार। अब जो दंडकारण्य के ऊपर यहाँ पे झारखंड के अंदर छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, कौन सा? छोटा नागपुर का पठार किसमें है? झारखंड के अंदर स्थित है। अब इसकी दो विशेषता है। इसका जो उत्तरी भाग है, इस पठार का, छोटा नागपुर के पठार का जो उत्तरी भाग है इसको जाना जाता है हजारीबाग के नाम से। उत्तरी भाग है इसको जाना जाता है हजारीबाग के नाम से। और जो इसका उत्तरी पूर्वी भाग है, उत्तरी पूर्वी जो भाग है इसको छोटा नागपुर का जो उत्तरी भाग है हजारीबाग, और उत्तरी जो पूर्वी भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है? राजमहल के नाम से। ठीक है, राजमहल। ये खनिज संपदा के अंदर भी क्या है? धनी है। भारत का रूर प्रदेश भी इसे कहा जाता है। इसमें जो खनिज लोहा, लोहा अयस्क, तांबा, इसमें जो खनिज है वो किस प्रकार के पाए जाते हैं? लोहा है, तांबा है, मैग्नीज है, सीसा है, जस्ता है, सीसा, जस्ता आदि प्रकार के जो भी खनिज है उसमें पाए जाते हैं। अधातु खनिजों में बात करें, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, अब्रक है, इस प्रकार के खनिज भी किसमें पाए जाते हैं? छोटा नागपुर के पठार में। और भारत का रूर प्रदेश भी इसे कहा जाता है। और खनिज संपदा का क्या है? धनी है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। इस पठार के आगे आता है यहाँ पर जो पठार है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार और जो छोटा नागपुर का पठार है, इनके मध्य जो भ्रंश है उसका नाम किस नाम से जाना जाता है? मालदा भ्रंश के नाम से। इसकी भी और चर्चा करते हैं। इस मैप को थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो पठार है, यहाँ पे मेघालय का पठार, यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पे? झारखंड के अंदर है। मेघालय का पठार इस पहाड़ी जो क्षेत्र है इसी का क्या है? भाग है। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये अलग होने के कारण इसमें जो दोनों के मध्य जो भ्रंश है मेघालय के अंदर, इसका नाम है मालदा भ्रंश। मेघालय के पठार में पहाड़ियां पाई जाती है तीन। पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंती, इनका क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी और जयंतिया। छोटा नागपुर का पठार जो यहाँ पे है, इसका जो उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है इसको जाना जाता है राजमहल के नाम से। और जो मेघालय का पठार है इसमें जो यहाँ पे पहाड़ी है गारो। अब इन दोनों के मध्य जो भ्रंश है, छोटा नागपुर का तो राजमहल और मेघालय का पठार की गारो, इन दोनों पहाड़ियों के बीच जो भ्रंश है, कौन सा भ्रंश है? मालदा भ्रंश। इसे राजमहल गारो को अलग करता है। और वैसे पूछा जाए तो मालदा जो भ्रंश है वो छोटा नागपुर मेघालय को अलग करता है। और वैसे इनके अलावा अगर पूछा जाएगा डीपली तो पूछेगा राजमहल और जो गारो है इनको अलग करने वाला कौन सा भ्रंश है? मालदा भ्रंश है। इस मालदा भ्रंश में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा अवसाद ले जाकर इसको समतल मैदान के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है। ब्रह्मपुत्र और जो गंगा नदियां उनका प्रवाह क्षेत्र यही है मालदा भ्रंश, जिसमें इसको अवसादों द्वारा भरा भी जा रहा है।
ये छोटा नागपुर और मेघालय का पठार को अलग करा। मेघालय का पठार जो पहले किसी का भाग था, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग था, लेकिन एक वंश के द्वारा ये क्या हो गया, अलग हो गया। इसलिए मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार सभी क्या है, प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। लेकिन छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार के दोनों के बीच में जो भ्रंश है उसका नाम है मालदा का भ्रंश। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां यहाँ पे मैदानों का निर्माण भी कर रही है। अब इस पठार की हम थोड़ी सी विशेषता ये देखते हैं। अब यहाँ के जो पठारी क्षेत्र है इसकी जो चर्चा संपूर्ण हुई है। छोटा नागपुर का पठार अगर पूछा जाएगा, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय के पठार में जो वंश, मालदा वंश, मालदा वंश किस किस को अलग कर रहा है, या तो छोटा नागपुर का पठार या मेघालय का पठार, या राजमहल और गारो जो पहाड़ी है, जो गारो क्षेत्र, इन दोनों को अलग कर रहा है। मालदा वंश में गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं मैदानों के रूप में परिवर्तित कर रही है, यानी अपना अवसाद लाके इसमें घेर रही है। अब इसमें बात करते हैं, जो ये पठारी क्षेत्र, इसकी जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है, काली मिट्टी पाई जाती है। और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें अधिकतर क्षेत्रों में कौन से धात्विक और अधात्विक प्रकार के इसमें क्या बनते हैं, खनिज भी पाए जाते हैं। और इसका जो निर्माण है वह ज्वालामुखी क्रिया से, जो दरारी उद्भेदन हुआ ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन से हुआ है। ठीक है, ये ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, अंदर जो मैग्मा होता है लावा, उसमें ग्रेनाइट है, रायोलाइट है, एंडेसाइट है, गेब्रो है, बेसाल्ट है, ये सभी क्या है, इनके नाम है किसके, ज्वालामुखी के, जो मैग्मा निकलता है उसमें। तो ये जो ज्वालामुखी जो पठारी क्षेत्र बना है वह जो आग्नेय शैल है, जो प्रथम शैलें तीन होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या जो कायांतरित शैल है वह आग्नेय और अवसादी शैलों का जो क्या हुआ परिवर्तन होने से कौन सी शैलें बनी है, कांतरिक या रूपांतरित। प्रथम प्रकार की जो शैल है वह कौन सी, आग्नेय प्रकार की शैल है। उसके बाद में उसका जो विखंडन होने से जो नदियों द्वारा, पवन द्वारा प्रवाहित होकर जो समुद्रों में या झीलों में जमा कर दिया जाए, वहां पे उस चट्टान का निर्माण क्या हो गया, अवसादी। अवसादी और आग्नेय शैल का ताप और दाब की क्रिया द्वारा परिवर्तन हुआ है या रूपांतरण हुआ है, तो कौन सी शैल बन गई, रूपांतरित या कायांतरित शैल बन गई। रूपांतरण से वापस अवसादी भी बन सकती है, और रूपांतरण से या कायांतरित चट्टानों से वापस आग्नेय भी बन सकती है। आग्नेय से डायरेक्ट रूपांतरण भी बन सकती है। इन चट्टानों को चर्चा कर लेते हैं। आग्नेय, कायांतरित और अवसादी। अवसादी और रूपांतरित। पृथ्वी जब आग का गोला थी उसके साथ जब धीरे धीरे ठंडा हो रही है, तो प्रथम प्रकार की जो चट्टान बनी वो कौन सी, आग्नेय। आग्नेय का विखंडन होने से जो भी अवसाद है यहाँ पर जो सागर है, झीलों है, उसमें जाके जमा हो रहा है, तो वहां पे किसका निर्माण हो गया, अवसादी का। अवसादी में दाब और ताप की क्रिया, और दाब और ताप की क्रिया आग्नेय पर भी होने के कारण जो चट्टान है वो किसमें परिवर्तित हो गई, रूपांतरित में। रूपांतरित में अगर विखंडन हो गया, वापस इसका जो पदार्थ है वह अगर झीलों में, नदियों में जाके जमा हो रहा है, तो वापस कौन सी बन गई, अवसादी। रूपांतरित जो चट्टान है इसमें ताप, अधिक दाब की क्रिया होने से वापस किस प्रकार की चट्टान बन गई, आग्नेय प्रकार की चट्टानें बन गई। तो प्रथम जो चट्टान है वो कौन सी, आग्नेय, दूसरी अवसादी, तीसरी कौन सी, रूपांतरित चट्टान है। और जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको दक्कन टेप के नाम से भी जाना जाता है। किसको, दक्कन टेप के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हमारी चर्चा हुई है वह प्रायद्वीपीय जो भौतिक स्वरूप है भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार, उसको लेकर, जिसमें मैंने पहले पहाड़ी क्षेत्र का अध्ययन किया, उसके बाद में पठारी क्षेत्र का, जिसमें कि हमारा भौतिक स्वरूप कंप्लीट हुआ। आगे जो अगला नेक्स्ट क्लास में चर्चा होगी हमारे तटीय मैदानों को लेकर होगी। नमस्कार।